सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 में जो मानव संसाधन एवं विकास वाली जो पुस्तक है उसका आज अध्याय है मानव संसाधन। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? मानव संसाधन। मानव संसाधन। तो आज अपन किसका अध्ययन करेंगे? मानव संसाधन। अब देखो मानव संसाधन कैसे है, यानी कि मानव भी क्या है, एक संसाधन के रूप में कैसे है। जैसे संसाधन और भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन है, कृत्रिम संसाधन। उसके अलावा जो मानव भी है वो क्या है, संसाधन के रूप में कैसे है। देखो यानी कि कोई भी जो लोग होते हैं, किसी भी राष्ट्र में होते हैं या कहीं भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे वहाँ के जो प्रकृति की जो देन है, यानी कि प्रकृति ने जो अपने को दिया है उसका क्या है, जितना उपयोग कर पाते हैं वो भी क्या है, एक मानव संसाधन है। कैसे होता है? जैसे देखो प्रकृति की देन है उस समय जो महत्वपूर्ण होती है, जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है तो वो क्या है, संसाधन के रूप में होती है। और जो लोगों को, जो लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे क्या करते थे, संसाधन में परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार मानव भी क्या बन जाता है, एक संसाधन बन जाता है, क्योंकि मानव उन्हें जो प्राकृतिक चीज़ों को क्या कर रहा है, उपयोग में ले रहा है और अपनी आवश्यकताओं की क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। अब देखो आवश्यकताओं की पूर्ति भी कैसे करता है। जैसे कोई भी राष्ट्र होता है, कोई भी राष्ट्र होता है, वो उसमें जैसे स्वस्थ व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा और अभिप्रेरित जो व्यक्ति होंगे, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते हैं, संसाधनों का विकास करते हैं। ऐसे उदाहरण जो मान लो कोई देश है जिसमें मानव यानी कि जितनी जनसंख्या अधिक होती है, जो जरूरी नहीं है कि वो देश विकसित हो, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहाँ जनसंख्या उनके क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी वो क्या है, प्रगतिशील जो विकसित देश है, या उन्होंने इतने अधिक संसाधनों का विकास किया है कि उनके जो अधिक, उनसे भी अधिक जनसंख्या वाले हैं वो नहीं कर भी पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो निर्भर करता है वो किस पे करता है, स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित व्यक्ति या लोगों के प्रेरणा पे प्रेरित वो क्या करता है, प्रभाव रहता है, और उनके आधार पर ही किसी देश की प्रगति के बारे में अपन जान सकते हैं, और वहाँ संसाधन का विकास भी बहुत ही ज़्यादा हुआ। अब यानी कि कोई भी जो देश होता है उसके जो लोग वहाँ के होते हैं वो राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। यानी कि जिन लोगों में क्या होगी, सूझबूझ होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छे शिक्षित होंगे, अच्छी उनके अभिप्रेरणा होगी, तो वो देश क्या होगा, उन्नति के शिखर पर अपने आप ही चला जाएगा। तो आज अपन इस अध्याय में यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया, यानी कि संसाधन के मानव भी एक संसाधन के रूप में होता है। अब जो मानव संसाधन के रूप में कैसे है, अब देखो हमारा जो विश्व है उसमें यानी कि प्रत्येक हिस्से के अंदर व्यक्ति एक समान रूप से नहीं है। किसी क्षेत्र में मानव ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं, और किसी में मान लो शून्य के बराबर ही रहते हैं। तो ये क्या है, मानव का रहने, क्यों? क्योंकि प्रकृति जो जिस जगह प्रकृति ने क्या दिए, संसाधन दिए हैं, यानी कि अपने आप जो संसाधन दिए उनका उपयोग लेने के लिए मानव की बसावट वहाँ ज़्यादा हो जाती है। जैसे कोई देश होता है उसके अंदर जैसे मान लो संसाधन कैसे, जैसे प्रकृति ने दिए, जैसे जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, नदियाँ ज़्यादा बहती है, तो वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे और वहाँ की उन्नति जल्दी होगी। जहाँ शुद्ध पानी है जब है वहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। मान लो कहीं मरुस्थल है, वहाँ पर लोग निवास ही नहीं करेंगे तो वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, व्यक्ति कम निवास करते हैं। तो ये सब यानी पूरे विश्व में जो मानव है वो क्या है, इन संसाधनों के आधार पर भी बसता है या वहाँ पर रहता है। तो इस अध्याय में अपने यही, तो सबसे पहले यानी कि मानव जो प्राकृतिक जो कारक होते हैं वो क्या प्रभावित करते हैं, इनको क्या करते हैं, जनसंख्या को रहने के लिए प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या कहाँ रहती है। जैसे मानव उनको अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए और रहने के लिए जगह मिलेगी, मानव वहीं रहता है, और साथ में उनके जो घर को चलाने के लिए भी अच्छी आय
होगी तो वो व्यक्ति वहाँ पर रहेंगे, अच्छे उद्योग धंधे लगेंगे, वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा रहता है। तो आ जाओ अब जो जनसंख्या यानी कि जनसंख्या का जो वितरण है, तो अपने विश्व में जनसंख्या का वितरण वो मैंने भी बताया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग, यानी कि जो भूपृष्ठ है अपना संपूर्ण पृथ्वी है, जिस प्रकार यानी कि उस पर जो लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या का क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। अब जो वितरण है वो भी क्या है, असमान है, एक जैसा नहीं, अभी मैंने बताया। यानी कि जो हमारे विश्व की जो यानी कि लगभग 90% जनसंख्या, विश्व की कितनी, यानी कि 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या यानी कि हमारे संपूर्ण जो पृथ्वी है उसकी, यानी कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके 30% हिस्से पे ही निवास करती है, यानी कि भूभाग पर निवास करती है। यानी कि अपने पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, 90% जनसंख्या केवल 30% भूभाग पर ही क्या करती है, निवास करती है। ऐसा क्यों, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि और भी तो, यानी कि जो 70% भाग बचा हुआ उस पर क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारे जो संपूर्ण पृथ्वी उसके 30% भाग पे है स्थल है और बाकी पर क्या है, जल ही जल। उस स्थल भाग में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनसंख्या निवास करती है या उनका प्रतिशत अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो कोई मरुस्थल होता है, वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं होता है, शुद्ध हवा नहीं आती और रेत ही रेत चारों तरफ होती थी, वहाँ मनुष्य निवास करना नहीं चाहता। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक कारक इसको प्रभावित करते हैं। अब देखो हमारी जो हमारा जो विश्व है उसके अंदर, यानी कि संपूर्ण जो जनसंख्या का वितरण है उसमें जो विश्व की 75 यानी कि लगभग 75% जनसंख्या तो केवल 2 ही महाद्वीपों में निवास करती है। वो कौन कौन से हैं, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि विश्व की 3/4 यानी कि जनसंख्या इन 2 महाद्वीपों में भी क्या है, निवास करती है। तो कितने अपने महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप, उनमें से केवल 2 महाद्वीपों में भी यानी कि 3/4 भाग किसका, जनसंख्या का भाग कितने, 2 में, एशिया और अफ्रीका। यानी कि इन 2 महाद्वीपों में क्या है, अपने पूरे विश्व की जनसंख्या का 3/4 है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, 75% भाग। कितना प्रतिशत, 75% भाग पूरी संपूर्ण जो विश्व की जनसंख्या आज के समय में यानी कि 700 करोड़ के आसपास पहुंच के उसका 75% भाग कहाँ पर है, 2 ही महाद्वीपों में, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। अब इससे जो यानी कि इससे पूरी जो विश्व की जनसंख्या लगभग आज के वर्तमान में कितनी है, 700 करोड़, कितनी है, लगभग 700 करोड़ के आसपास विश्व की क्या है, जनसंख्या है। अब इस 700 करोड़ जनसंख्या में यानी कि इसका 60%, इसका यानी कि कितनी, 700 करोड़ जनसंख्या का 60% भाग, 60% भाग इसका 7 करोड़ जनसंख्या, यानी कि ये क्या है, विश्व की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में, लगभग 700 करोड़ है। और इसके बाद में यानी कि इस 700 करोड़ जनसंख्या का 60% भाग केवल 10 देशों में ही क्या करती है, निवास करती है। कितने देशों में, केवल 10 देशों में ही निवास करती है। अब वो 10 देश कौन से हैं, जैसे सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन में। देखो पहला कौन सा हो गया, चीन। यानी कि विश्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, चीन जो देश है उसके अंदर। और चीन में यानी कि 2011 की जनगणना के आसपास यानी कि लगभग आज वर्तमान में कितनी है, 2011 जनगणना के अनुसार 138 करोड़ इतनी जनसंख्या इसमें निवास करती है। उसके बाद में दूसरा आता है भारत। दूसरा क्या है, भारत, जो भारत में भी लगभग कितनी है, 125 करोड़ के आसपास, यानी कि 2011 की जनगणना अनुसार यानी कि 125 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में भी कितनी, यानी कि लगभग 32 करोड़। अमेरिका में कितनी,
अमेरिका में 32 करोड़, इसमें 32 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में आता है इंडोनेशिया। कौन सा आता है? इंडोनेशिया। कौन सा आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी लगभग 24 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 24 करोड़ जनसंख्या। फिर उसके बाद में पांचवा आता है ब्राजील। कौन सा आता है? ब्राजील। ब्राजील के अंदर कितनी? लगभग 20 करोड़ जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। फिर उसके बाद में आता है पाकिस्तान। क्या आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान है, उसमें कितनी? लगभग 18 करोड़ जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। फिर उसके बाद में आता है नाइजीरिया। कौन सा आता है? नाइजीरिया। इस नाइजीरिया के अंदर भी लगभग कितनी? 17 करोड़ की जनसंख्या के आसपास निवास करती है। कितनी? 17 करोड़। फिर उसके बाद में आठवां, जो आठवां है वो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अभी जो बांग्लादेश है इसके अंदर भी लगभग कितनी? 15 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कितनी करोड़? 15 करोड़। फिर इसके बाद में आता है रूस और उसके बाद में आता है जापान। तो इसके बाद में नौवां कौन सा है? रूस। और इसमें कितनी है? लगभग 14 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। फिर इसके बाद में आता है 10वां जापान। कौन सा आता है? जापान। जापान में लगभग 12 करोड़ जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। तो यानी कि ये जो हमारे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, यानी कि इन 10 देशों में ही विश्व की कितनी? 60% जनसंख्या, जो विश्व की वर्तमान में जनसंख्या लगभग कितनी है? 700 करोड़। उसमें से इन 10 देशों में ही यह जनसंख्या निवास, यानी कि 60% इसका भाग निवास करता है। यानी कि 420 करोड़ जनसंख्या इसमें निवास कर रही है। अब आगे करते हैं, यानी कि इन देशों में ही इतनी जनसंख्या क्यों है? तो ये भी क्या अपने दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्यों है? क्यों है? इसी का मतलब ये है कि इन देशों के अंदर, इन देशों में जनसंख्या निवास करने के क्या है? कई कारक हैं। कई क्या हैं? कारक हैं। कैसे हैं? देखो, अभी मैंने बताया था कि कोई भी जनसंख्या रहती है उनको क्या चाहिए? सुख सुविधाएं, यानी कि उनको रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी और खाने के लिए किसकी? भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन की आवश्यकता होती है तो वो मनुष्य क्या है? वहीं पर ज़्यादा निवास करता है। क्या करता है? निवास करता है। तो यानी कि विश्व में जनसंख्या जो है उसका जो वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो कारक कौन कौन से होते हैं? देखो, यानी कि जनसंख्या को दो प्रकार के कारक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे एक तो होता है प्राकृतिक कारक, या उसको कह सकते हैं भौगोलिक कारक। क्या होता है? प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। तो पहला क्या होगा? भौगोलिक कारक। अब इस भौगोलिक कारक में क्या होता है? देखो, सबसे पहले यानी कि इसके अंदर स्थलाकृति, यानी कि कोई भी जगह होती है वहां स्थलाकृति। तो पहला क्या हो गया इसमें? स्थलाकृति। अब स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है? या तो देखो, यानी कि कोई भी सपाट जगह होगी या उपजाऊ भूमि होगी या मैदान होगा, उस जगह में लोग ज्यादा निवास करेंगे। और जो जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ लोग निवास कम करते हैं। तो यानी कि ये स्थलाकृति भी क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। उसके बाद में आती है जलवायु। उसके बाद में क्या आती है? दूसरा कारण है जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित है? देखो, हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास, यानी कि वहाँ क्या है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वर्षा ज़्यादा होती है और वहाँ पर हमेशा उमस का सा मौसम बना रहता है। तो वहाँ जनसंख्या क्या करती है? कम निवास करती है। जैसे जैसे अपन मध्य अक्षांशों में, नहीं उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, वहाँ जनसंख्या विश्व की सबसे ज़्यादा, जो विश्व की सबसे ज़्यादा भी कहाँ? एशिया महाद्वीप, दक्षिणी एशिया महाद्वीप में, पूर्वी एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में, इनमें ज़्यादा निवास
करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए जलवायु उपयुक्त है या उनके लिए जलवायु सही है। इस वजह से वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, इस वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। फिर उसके बाद में अगला कारण आता है मृदा। अगला कारण क्या है? जैसे मृदा। अब मृदा कैसे मत देखो, यानी कि कोई पथरीली जगह है, वहाँ पर क्या है, खेती नहीं होती या कृषि नहीं होती, वहाँ पर लोग निवास नहीं करते। यानी कि उपजाऊ मृदा जहाँ होगी वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो यानी कि मृदा भी जनसंख्या वितरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। क्यों करती है? क्योंकि जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहाँ लोग क्या करेंगे? कृषि करेंगे, और कृषि करेंगे तो उनके आमदनी होगी, आमदनी की वजह से क्या है, लोग वहाँ पर ज़्यादा निवास करेंगे। फिर उसके बाद में आता है जल। कौन सा आता है? जल। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? पानी की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी अधिकतर किससे बना हुआ है? पानी से। और पानी की यानी कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और पानी अगर नहीं होगा वहाँ लोग निवास नहीं करेंगे। और पानी भी कैसा, यानी कि पीने योग्य होना चाहिए। ऐसे तो अपनी जो संपूर्ण पृथ्वी है उसमें 70% भाग में पानी है, लेकिन वो क्या है? पीने योग्य नहीं है। अगर पीने योग्य नहीं है तो वहाँ लोग निवास कम करेंगे। तो यानी कि जल जहाँ पीने योग्य होगा वहाँ भी लोग, जैसे नदियाँ भरी हैं, ताज़ा पानी आता है, उसके आसपास के क्षेत्र में उनको भूमि भी अच्छी मिल जाती है, उपजाऊ मृदा मिल जाती है, और पानी की पूर्ति वहाँ से हो जाती है। इस वजह से लोग वहाँ ज़्यादा निवास करेंगे। उसके बाद में आता है खनिज। कौन सा आता है? खनिज। अब खनिज भी क्या करता है? लोगों को रहने के लिए प्रभावित करता है। यानी कि जिस जगह पे खनिज ज़्यादा होंगे वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि उनकी आमदनी अच्छी होती है और वहाँ उनको रोजगार मिल जाता है। इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो ये तो हो गए कौन से कारक? भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक के अलावा और भी कारक होते हैं जो क्या है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उनमें होते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो कौन कौन से हो गए? सामाजिक, देखो सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक में क्या आता है? देखो, यानी कि समाज विशेष से संबंधित जो कारक हैं वो क्या है? सामाजिक कारक। यानी कि किसी देश या राष्ट्र में किसी एक समाज के लोग रह रहे हैं तो वो क्या है? ज़्यादातर लोग वहीं रहने की कोशिश करते हैं कि अपना समाज यहाँ है तो यह, या कुछ राष्ट्र होता है, कोई मुस्लिम विशेष होता है, कोई हिंदू विशेष होता है, तो वो भी क्या है? उस राष्ट्र में रहना पसंद करते हैं। जैसे ईसाई है, जो भी अपने धर्म विशेष से या धार्मिक जो सहिष्णुता उसके आधार पर इसी जगह पर रहने को ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद में आता है सांस्कृतिक। यानी कि सांस्कृतिक में क्या हो गया? वही धर्म से संबंधित, यानी कि कोई, तो दूसरा अगला क्या है? सांस्कृतिक। यानी कि किसी देश में क्या है, जैसे अपना भारत देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, तो हमारे देश में क्या है? हिंदू ज़्यादा रहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, मुस्लिमों का है, तो वहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है। और अगर जैसे मान लीजिए पश्चिमी देशों में जाएँ तो वहाँ ईसाई धर्म के लोग के ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ ईसाई धर्म अपनाने वाले ज़्यादा रहते हैं। जो मध्य पूर्वी, जो एशिया का जो पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र में भी क्या है? मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो ये क्या है कि धर्म विशेष से संबंधित, किससे? यानी कि धर्म से संबंधित लोग इस जगह पर ज़्यादा निवास करते हैं, वो भी इसी रहने के लिए प्रभावित कारक है। फिर उसके बाद में आता है आर्थिक। उसके बाद में कौन सा आता है? आर्थिक। यानी कि आर्थिक में आता है कि पैसा या कार्य या उसको रोजगार, जिसको जहाँ रोजगार मिलेगा लोग वहाँ जाकर बसना लग जाते हैं, वो क्या होता है? आर्थिक। यानी कि जैसे उद्योग धंधे लग रहे हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा चले जाएंगे क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है। तो ये क्या है? आर्थिक। यानी कि उनकी आमदनी में वृद्धि जहाँ होगी वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों समझ, यानी कि जो जनसंख्या वितरण को भी क्या है, ये चीज़ें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इनसे प्रभावित होकर ही मनुष्य क्या करता है? उस जगह का चयन करता है कि इन सारी चीज़ों को वह देखता है। अब इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। तो यानी कि जो जनसंख्या है वो एक जगह एक समान नहीं है। वो किस कारण से नहीं है? इन सभी कारणों की वजह से समान नहीं है। फिर इससे आगे चलते हैं अपन। देखो, अब जो जनसंख्या है, यानी कि
जो जनसंख्या है वो घनत्व, यानी कि जनसंख्या का घनत्व एक समान नहीं। तो ये तो वितरण हो गया। और जनसंख्या, अब आती है जनसंख्या घनत्व। कौन सी आती है? जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व देखो किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अब कई जगह पे लोग कम रहते हैं, कहीं ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसको घनत्व के रूप में कैसे, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ, यानी कि जो हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखो जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या क्या कहते हैं? पृथ्वी भूपृष्ठ के किसी एक इकाई क्षेत्र में या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये भी एक सरल परिभाषा। अब कैसे देखो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? देखो किसी देश की जनसंख्या क्या होती है? जैसे मान लो 100 करोड़ है, कितनी है? 100 गांव की मान लो, यानी कि वहां की जनसंख्या कितनी है? जैसे मान लो 10,000 है, कितनी है? 10,000 है। और वहां गांव का क्षेत्रफल कितना है? जैसे मान लो 500 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। तो वहां का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? जैसे इन दोनों को काट देंगे, इसमें जाएंगे तो 20 व्यक्ति। कितने हो गए? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का सबसे सरल और सूत्र क्या है? यानी कि किसी संपूर्ण जनसंख्या में उस क्षेत्र का क्या है? क्षेत्रफल का भाग देते हैं। जैसे कोई राष्ट्र होता है उसके, जैसे हमारे देश की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? 125 करोड़। और हमारे भारत देश का क्या है? क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस जनसंख्या में इसका भाग देते हैं तो वर्तमान में अपने राज्य भारत के अंदर कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आता है। तो ये होता है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? यानी कि क्षेत्र की कुल किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या में किसका भाग दे देंगे? उसी क्षेत्र इसका क्या कर देते हैं? इसमें भाग देते हैं तो क्या आ जाती है? जनसंख्या घनत्व अपने को प्राप्त हो जाता है। तो आज विश्व के अंदर, यानी कि विश्व का अगर विश्व के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो विश्व में जनसंख्या घनत्व आज वर्तमान में प्रति वर्ग, यानी कि 51 व्यक्ति, क्या होता है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। यानी कि विश्व में आज जो विश्व का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग 700 करोड़। उसका भाग देते हैं तो कितना आते हैं? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत, अपने भारत का कितना है वर्तमान में? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या क्या है? घनत्व जाता है। तो ये होता है जनसंख्या घनत्व। तो आ गई होगी बच्चों समझ में। तो ये नहीं कि ये जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसे निकालते हैं कि संपूर्ण जो जनसंख्या होती है उसमें उस क्षेत्र का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है उसका भाग दे देते हैं तो वो क्या होती है? जनसंख्या घनत्व अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो हमारे जो विश्व के जो महाद्वीप हैं, विश्व के जो महाद्वीप हैं उनमें भी जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में आती है अफ्रीका महाद्वीप में, फिर यूरोप में, फिर अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद ना अंटार्कटिका। ये जो 7 महाद्वीप हैं इनमें भी जनसंख्या क्या है? अलग है। अब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो यानी कि शून्य के बराबर वहाँ लोग रहते हैं। अब सर्वाधिक, यानी कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, यानी कि विश्व की 58% जनसंख्या कहाँ पर रहती है? एशिया महाद्वीप में।
कहाँ पर रहती है? एशिया महाद्वीप में, यानी कि एशिया में विश्व की जनसंख्या यानी कि 700 करोड़ का 58% तो केवल एशिया महाद्वीप में ही निवास करता है। उसके बाद में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें लगभग 11.5% या 11.5% कौन से में? अफ्रीका में निवास करती है। उसके बाद में आता है यूरोप महाद्वीप, उसमें लगभग 15% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। तो 15% कहाँ पर आ गई? यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप में। और उससे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में लगभग कितनी है? 8.5% कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और उसके बाद में जो महाद्वीप है कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में लगभग कितनी है? 5.5%, यानी कि लगभग विश्व की 5.5% उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। फिर उसके बाद में जो बच जाती है यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 0.5% कहाँ पर रहती है? ऑस्ट्रेलिया। ये इसको ओशनिया भी कह देते हैं। और उसके बाद में जो बची बुची यानी कि 0% कुछ मात्रा में कहाँ है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके अंदर बहुत ही शून्य के बराबर वहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो जनसंख्या घनत्व को ये प्रभावित करते हैं। अब जैसे अपने भारत देश की बात करें, अपने किसकी देश की बात करें? भारत देश की बात करते हैं। तो भारत देश में जनसंख्या कितनी है? लगभग 125 करोड़ जनसंख्या। इस जनसंख्या को क्या करते हैं? कौशल यानी कि जनसंख्या के कौशल को बढ़ाने के लिए यानी कि एक भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का क्या किया? गठन किया। और गठन कब किया? 1985 के अंदर। क्यों किया? क्योंकि लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया कि ये मंत्रालय वो क्या? मानव संसाधन को अधिक से अधिक उपयोग में लेने के लिए या उनके कौशल को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय का क्या किया? गठन किया गया। और उसके बाद में वर्तमान में अपने भारत देश में भी क्या है? एक योजना भी चलाई है जो अभी जो सरकार उसने 2015 के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कब चलाई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना को चलाया। और ये योजना कब बनाई? 2015 में। और इस योजना का लक्ष्य क्या रखा कि 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 1 करोड़ युवाओं को क्या है? कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा या उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वह अपना रोजगार स्वयं कर सके। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। यानी कि वर्तमान में हमारी सरकार ने ये योजना चला रखी है कि 2020 तक यानी कि 16 से लेकर 20 तक कितने करोड़? 1 करोड़ युवाओं को क्या किया जाएगा? इस कौशल से जोड़ा जाएगा, इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये बात यहाँ होगी। अब उसके बाद में यानी कि जनसंख्या आ गया, घनत्व आ गया। अब जनसंख्या में जो परिवर्तन, अब जो मुख्य बात है कौन सी है? जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या में देखो परिवर्तन कैसे होता है। जनसंख्या में परिवर्तन। अब जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है? देखो यानी कि विश्व में जितनी भी देश है उसकी जनसंख्या में परिवर्तन होता रहा है। वो कैसे होता है? यानी कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। तो क्या लेंगे? एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में
एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि किसी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या में परिवर्तन कहलाता है। अब देखो जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। देखो यानी कि आज से लगभग जो ईसा यानी कि अपनी ईस्वी से 1 ईस्वी की अपन बात करें तो उस समय हमारे विश्व की जनसंख्या केवल मात्र 2 करोड़ थी। कितनी थी? 2 करोड़। और आज की अपन बात करें यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार जो बात करें तो आज विश्व की जनसंख्या हो चुकी है 700 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। यानी कि जनसंख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन। अब जनसंख्या में परिवर्तन पहले और अब यानी कि अब वर्तमान में तीव्र गति से यानी कि आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले तीव्र गति से बढ़ रही और उससे पहले जनसंख्या क्या धीमी गति से यानी कि लगभग 1800 ईस्वी के आसपास क्या उससे पहले जनसंख्या क्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन किस कारण से होता है? जन्म दर और मृत्यु। यानी कि जन्म दर किसे कहते हैं? देखो परिवर्तन के कारण कौन कौन है? जन्म दर। एक तो होता है जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? यानी कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में या स्त्री पुरुषों में दोनों में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों को क्या कहते हैं? जन्म दर। यानी कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। और उसके बाद में दूसरा कारक है मृत्यु दर। कौन सा है? मृत्यु दर। तो मृत्यु दर भी क्या होती है? 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु, उसको क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। देखो यानी कि विश्व के अंदर आज से लगभग यानी कि 18 ईस्वी से पूर्व क्या थी? जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर उसके बाद में अचानक इतनी तेज गति से बढ़ी कि आज अपन 700 करोड़ हो गए। कैसे हो गए? यानी कि आज से पहले क्या होता? इतने संसाधनों का विकास नहीं हुआ था। कैसे? जैसे कि संसाधन जैसे आज वर्तमान में क्या है? हर क्या है गली मोहल्ले में तो, लेकिन पंचायत में, पंचायत समिति में, जिले में, इनमें हर जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि व्यक्ति क्या है कि मृत्यु दर बहुत कम हो रही है और जन्म दरें धीरे धीरे बढ़ रही। इस वजह से यानी कि जन्म दर में और मृत्यु दर में अंतर होता है, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन भी कैसे होता है? एक नकारात्मक भी हो सकता है और एक धनात्मक। नकारात्मक कैसे होता है? जैसे जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज़्यादा हो तो वो क्या नकारात्मक होती है, यानी कि उसमें वृद्धि रुक जाती है या उसमें कम हो जाती है। जैसे वर्तमान में अपन बात करें तो जर्मनी जैसा देश है, उनमें क्या हो रही है? जनसंख्या कम हो रही है, यानी कि उनकी वृद्धि दर 0.1% के आसपास आ चुकी है, यानी कि बहुत ही नगण्य मात्रा में जनसंख्या। क्यों? क्योंकि वहाँ जन्म दर कम हो रही है और मृत्यु दर उसके बराबर आ गई। अब जैसे मान लो कि किसी जगह पर मृत्यु दर जन्म दर से कम रहती है, यानी कि जन्म दर या मृत्यु दर से ज़्यादा रहती है, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अफ्रीकी देश हैं, जैसे केन्या जैसे देश हैं, उनमें जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि उसका अगर धीरे ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो वो जनसंख्या एक समस्या बनकर रह जाएगी, क्योंकि वहाँ जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। ऐसी अनेक देश हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ये होता है। और उसके बाद में यानी कि जो इसको कहते हैं जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इन दोनों के अंतर को यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं? जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। तो ये होती है यानी कि जनसंख्या और मृत्यु दर। अब उसके अलावा एक कारण होता है, वो होता है प्रवास का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। अब ये प्रवास में क्या है? यानी कि जनसंख्या को कैसे बढ़ा देता है? देखो कैसे बढ़ाता है किसी देश में,
तो क्या होता है प्रवास। तो प्रवास यानी कि किसी जगह जाकर बस जाते हैं। अब ये प्रवास भी क्या होता है, एक होता है उत्प्रवास और एक होता है आप्रवास। आप्रवास का मतलब किसी देश में आकर लोग रहते हैं, उत्प्रवास का मतलब उसको जगह को छोड़ जाते हैं। यानी कि ये क्या होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास में जब एक व्यक्ति किसी देश को क्या कर देता है, छोड़ देता है, जैसे अपने भारत में से चला जाता है तो वो क्या होगा उत्प्रवास। और कोई लोग जैसे मान लो कि अमेरिका से अपने भारत में आकर रह गया तो वो हो गया अप्रवासी। और अपने भारत देश का जाकर कहाँ रह गया, अमेरिका में रहने लग गया तो वो क्या हो गया उत्प्रवासी। तो ऐसे यानी कि दो होते हैं प्रवास में, क्या होते हैं उत्प्रवासी और एक होता है अप्रवासी। इसमें क्या होता है देश को छोड़ देना, तो ये तो होता है उत्प्रवासी। और अप्रवासी किसी देश में आकर बसना। यानी कि इसमें तो क्या हो गया आना और इसमें क्या हो गया जाना और इसमें हो गया आना। यानी इसका मतलब किसी देश में आना और इसका मतलब किसी देश में जाकर बस जाना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हम वर्तमान में क्या है अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें उनमें सबसे ज़्यादा आप्रवासी आ गए हैं और वहाँ पर इनकी सर्वाधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। तो ये जो क्या है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका उसमें आप्रवासी यानी कि दूसरे देशों से आकर लोग वहाँ बस गए हैं, इस वजह से वहाँ आप्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गए जनसंख्या के। अब जनसंख्या के प्रतिरूप में यानी कि जनसंख्या के प्रतिरूप में जैसे जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, कैसे कर रही है, उनकी रहन सहन की कैसी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके बाद में अपन बात कर सकेंगे यानी कि जीवन प्रत्याशा। यानी कि जीवन जीने की, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, यानी कि वह उन वर्षों की या यह उन वर्षों की क्या होती है संख्या होती है जिसमें औसत व्यक्ति की क्या की जाती है जीवित रहने की आशा की जाती है, उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। यानी कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने की आशा को क्या कहते हैं जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो ये बात यहाँ तक होगी। अब जनसंख्या का क्या आता है संगठन की अपन बात करते हैं, या जनसंख्या जो वृद्धि। हाँ अब इसमें एक जनसंख्या वृद्धि। अब आज अपन बात करें विश्व की, तो ये सारे कारक हैं जनसंख्या वृद्धि के कारक हैं। कौन कौन से हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब इसके बाद में मैं बात बताऊं आपको कि विश्व की जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रही है। देखो इसका थोड़ा आंकड़ा मैं आपको सामने, यानी कि देखो वर्ष ये तो हो गया वर्ष और इधर आगे जैसे मान लो जनसंख्या, जनसंख्या यानी कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ। देखो कैसे वृद्धि हो रही है इसमें, यानी कि एक ईस्वी, कौन सी ईसा से जन्म की एक ईस्वी, इस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी 2 करोड़ थी। कितनी करोड़ थी, लगभग 2 करोड़। देखो जनसंख्या में कितनी जल्दी बदलाव आ रहा है। उसके बाद में यानी कि 1000 ईस्वी में, किसमें 1000 ईस्वी के अंदर, कौन सी ईस्वी में 1000 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या हो गई थी लगभग 30 करोड़। कितनी करोड़, 30 करोड़ जनसंख्या हो गई। फिर उसके बाद में 1650 ईस्वी में, कब 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 50 करोड़। कितनी करोड़, 50 करोड़। फिर उसके बाद में 1750 ईस्वी में, कब 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग हो गई थी 70 करोड़। कितनी करोड़, 70 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। फिर उसके बाद में 1850 में, कब 1850 ईस्वी में, इसी समय विश्व की जनसंख्या हो गई थी 100 करोड़। कितनी करोड़, 100 करोड़। फिर उसके बाद में 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 200 करोड़। कितनी करोड़, 200 करोड़। देखो जनसंख्या कितनी जल्दी वृद्धि हो रही है। फिर उसके बाद 1930 के बाद 1960 के अंदर जनसंख्या हो गई थी 300 करोड़। 1960 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, लगभग 300 करोड़।
फिर उसके बाद में विश्व की जनसंख्या, फिर उसके बाद में 1960 के बाद में 1975 के अंदर देखो कितनी जल्दी जनसंख्या की वृद्धि 1975 में हो गई थी 400 करोड़। 1975 ईस्वी में कितनी हो गई? 400 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। कितनी करोड़? 400 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। फिर उसके बाद में 1987 के अंदर हो गई 500 करोड़। 1987 ईस्वी में कितनी करोड़ हो गई? 500 करोड़। कितनी करोड़ जनसंख्या हो गई? 500 करोड़ 1987। उसके बाद में 1999 में क्या हो गई? 600 करोड़। 1999 में कितनी हो गई? 600 करोड़ जनसंख्या हो गई। फिर 2011 में कितनी हो गई? 700 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई। देखो जनसंख्या का वृद्धि दर का ये मैंने आपको, यानी कि ऐसे जनसंख्या देखो एक ईस्वी में कितनी थी? मात्र 2 करोड़ विश्व की जनसंख्या। फिर 1000 ईस्वी में कितनी आ गई? 30 करोड़ जनसंख्या, यानी कि कितनी? 28 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। फिर उसके बाद में 1650 ईस्वी में देखो इसी अंतराल में बहुत कम जनसंख्या बढ़ी है। फिर उसके बाद में अचानक ही देखो कितनी, यानी कि यहाँ 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ 20 करोड़ बढ़ी है, यहाँ कितनी हो गई? 28 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद में यहाँ 30 करोड़ और यहाँ सीधी क्या है? 100 करोड़ जनसंख्या कितने से दिनों में बढ़ गई? यहाँ पर देखो, यानी कि 100 वर्ष से कम अवधि में भी यहाँ 100 करोड़ जनसंख्या। फिर उसके बाद में देखो यहाँ 30 वर्ष के अंदर ही कितनी? 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, यानी कि 1930 से लेकर 1960 के बीच में इतनी तीव्र गति से। फिर उसके बाद में 60 से लेकर 75, यानी कि इसी 15 वर्ष के अंदर ही कितने? 15 वर्ष में ही कितनी? 100 करोड़ जनसंख्या इसमें बढ़ी गई, यानी कि बहुत ही जल्दी इसमें बढ़ गई। फिर उसके बाद में 75 के बाद में 87, यानी कि 12 वर्ष में यहाँ पर 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसंख्या का क्या हो रहा है? विस्फोट ही हो रहा है। तो ये हो गया, यानी कि कितने पुरुष और कितनी है। तो ये क्या है? आयु का या जनसंख्या का क्या है? संगठन है पहला। तो ये हो गई जनसंख्या, यानी कि विश्व की जनसंख्या इस गति से बढ़ रही है वर्तमान। अब आगे बात करते हैं जनसंख्या के संगठन की। इसकी जनसंख्या के संगठन। अब जनसंख्या के संगठन की बात करें तो उसमें होती है, जनसंख्या के संगठन से बात होती है कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं किसी देश के अंदर, यानी कि कार्यशील जो जनसंख्या होती है 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के जो बीच का आयु वर्ग के होते हैं वो क्या होती है? कार्यशील जनसंख्या। और विश्व में आज अपना भारत देश सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। और यानी कि सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो कहें जो विकसित, वर्तमान में विकसित देश है वहां पर निवास करते हैं। तो यानी कि इस जनसंख्या संगठन से क्या है? जनसंख्या संगठन से अर्थ है कि कितने लोग शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं और आय का स्तर क्या है और उनके स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी है या उनकी दशा कैसी है। तो ये सारे किस में आते हैं? इसी संगठन में आते हैं। तो ये अध्याय बच्चों आपको समझ में आ गया, यानी कि जो हमारा मानव है वो भी सबसे यानी कि बड़ा संसाधन है। तो ये बात आगे होगी और उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये और बाकी पढ़ेंगे अगली कक्षा में।